गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 15 है गुलेलबाज लड़का। पशु पक्षी बच्चों की हठ धार्मिकता का बड़ा शिकार होते हैं। कुछ बच्चे उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु अनेक बच्चों के हाथों पशु पक्षी दुर्गति का शिकार होते हैं। ये सब बच्चों के वातावरण पर निर्भर करता है। कुछ बच्चे बड़े होकर इन कार्यों में इतने परिपक्व हो जाते हैं कि माता पिता द्वारा अनदेखी करने पर निर्मम हत्यारों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य बनने से पहले ही टूटने लगता है। बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि बच्चा कुसंगति से बचा रहे। कुसंगति ने बच्चों बड़ों सबके जीवन को नरक बनाया है। पाठ के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे बच्चे के चरित्र को चित्रित किया है जो अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का था, परंतु एक घटना से उसे बदलकर रख दिया। बात उस समय की है जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। मेरे सहपाठियों का एक था बोधराज। बड़ा जालिम लड़का था। हम सभी उससे डरते थे। वह गली नाली पर बैठे बर्रों को हाथ में पकड़कर उनके डंक निकालता, फिर उनकी टांगों में धागा बांधकर उड़ाता। बाग में जाता और तितलियां पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता। तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता। सारा समय गुलेल हाथ में लिए वह पेड़ों के आसपास निशाना बांधता रहता। निशाना ऐसा बांधता कि क्षण भर में ही पक्षियों की चों चों सुनाई पड़ती और घोंसलों में से तिनके टूटकर हवा में चितराने लगते। जब तक वह घोंसलों को तहस नहस कर लेता, उनके अंडे न निकाल लेता, उसे चैन न मिलता था। बोधराज की माँ ने उसे राक्षस कहती थी। उसका कोई खेल का ऐसा कार्य ऐसा नहीं था जिसमें परपीड़ा ना हो। सभी छात्र बोधराज से डरते थे। वह जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमते थे, जैसे कभी मैना का बच्चा, कभी भांति भांति के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। स्कूल के बाद सब लड़के अपने घरों को चले जाते तथा बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वह लड़कों को किस्से भी सुनाता। एक दिन वह गोहों के बारे में बता रहा था। सब लड़के उत्सुकता से उसकी बात सुन रहे थे। बीच बीच में मैं प्रश्न करते जिनका वह विशेषज्ञ की तरह उत्तर देता। उसने बताया कि हमारे पास एक गोह रहती है। हम जानते हो गोह क्या होती है? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बालिस्त भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं और सांप के पैर नहीं होते। यह सुनकर लड़के सिहर गए। वह बोलता बताता रहा। चोर अपने पास गोह रखते, वे दीवारें फांदने में इसका इस्तेमाल करते हैं। गोह की एक टांग में रस्सी बांधकर उसे दीवार को फांदना हो। रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती। इसके सारे चोर दीवार फांद जाते हैं। किसी एक ने पूछ लिया कि फिर गोह दीवार को छोड़ती कैसे? तो बोधराज ने उसे विशेषज्ञ भाव में उत्तर दिया। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। बोधराज ऐसे ही किस्से अपनी मंडली को सुनाते हैं। पिताजी की तरक्की होने के बाद हम एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर पुराना था, पर आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले भी थे। घर के पीछे हिस्से में बड़ा गोदाम था जिसमें कबूतरों ने डेरा जमाया हुआ था। वहीं एक टूटे रोशनदान के पास मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख, टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज भी मुझसे मिलने पर इस घर में आने लगा था। यहाँ वह सब था जिसकी खोज में वह इधर उधर फिरता था। बोधराज के आने में मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। मेरी माँ को मेरा उसके साथ घूमना पसंद ना था। वह उसे पसंद ना करती थी, उसे राक्षस कहती और समझाती कि निरीह जानवरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। चूंकि गोदाम में पक्षियों के घोंसले बहुत थे जिन्हें वह गंदा भी बहुत हो गया था, सो एक दिन माँ ने मुझे कहा कि अगर बोधराज को घोंसला तोड़ने में इतना मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैं माँ से प्रश्न कर बैठा, मतलब प्रश्न पूछने लगा कि मगर तुम तो कहती हो कि घोंसले तोड़ने वाले को पाप लगता है। वह बोली, मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। घोंसले हटाने और गुलेल चलाकर मारना तो अलग अलग बातें हैं। बोधराज ने आने में उसे गोदाम में ले गया। वहाँ फर्श पर पंख और पक्षियों की बीट पड़ी थी। पूरा कमरा तीव्र दुर्गंध से भरा हुआ था। मुझे डर था कि बोधराज यहाँ भी घोंसले तोड़कर गिराएगा, उसे अंडे तोड़ेगा, सभी ऐसे काम करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता है। इतने में उसे गुलेल संभाल ली। उनकी निगाह मैना के घोंसले की ओर थी जिसमें उभरे हुए रुई के फोहे और तिनके साफ नजर आते थे। वह बोला कि घोंसलों में मैना के बच्चे और गुलेल साथ ली। मुझे भी छोटे छोटे बच्चों को पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। मैंने
मेरे यह पूछने पर कि माँ बाप कहाँ हैं तो वह बोला कि चुग्गा लेने गए होंगे, आते ही होंगे। मैं उसे रोकना चाहता था कि वह गुलेल ना चलाए, परंतु उसे चला दी और उसका निशाना चूक कर पहला कंकड़ टीन और दूसरा सह तीर में जा लगा। निशाना चूकने पर वह बौखला गया। तीसरी बार उसने गुलेल चलाई तो कंकड़ घोंसले के किनारे लगा। 3-4 और रुई के गोले उड़े पर घोंसले ना गिरा। बोधराज ने फिर गुलेल तानी और देखा कि रोशनदान में बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। मैंने कहा कि संभवतः ये चील का घोंसला हो और वह यहाँ लौटी हो। इस पर उसने कहा कि चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। तभी घोंसले से चों चों की आवाज़ आने लगी तो मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने लगे। तो हम चील की ओर एकटक देखे जा रहे थे कि अब वह क्या करती है। चील रोशनदान में से अंदर आकर सहतीर पर बैठकर अपने सिर को दाएं बाएं घुमाकर सब कुछ देखती रही। बोधराज ने कहा कि ये यहाँ रोज आती होगी। तभी मेरी समझ में आ गया कि फर्श पर मांस के लोथड़े और पंखे बिखरे हुए क्यों मिलते हैं। चील घोंसलों में झपटा मारती रही होगी। धीरे धीरे घोंसले की तरफ चील के बढ़ने पर उसने बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाए चीखने लगे। तभी बोधराज ने गुलेल का निशाना चील पर साध दिया। मैंने ऐसे करने से मना किया तो कहीं वह बोधराज पर झपट पड़ी। कंकड़ चील को ना लगकर छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील अपने बड़े पंख फैलाए नीचे सिर लिए घूमने लगी। मैं डरा था कि उसे वहां से चले के लिए कहने लगा, परंतु वह बोला कि हम चले गए तो वह मैना के बच्चों को खा जाएगी। इसी बीच बोधराज ने 5-7 कंकड़ गुलेल मुझे थमा दी और बोला कि चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने मत देना, और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर घसीटकर फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था, सो मेरे द्वारा गुलेल से फेंके गए कंकड़ इधर उधर सहतीर में लगकर नीचे गिर पड़े। इसी बीच चील दूसरे सहतीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आए और उस पर एक टूटी हुई कुर्सी रखकर उस पर खड़ा हो गया। दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे तैसे अपना संतुलन बनाकर उसे धीरे से घोंसले को उठा लिया। धीरे धीरे कुर्सी से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसलों को थामे हुए छलांग लगा ली। चलो बाहर निकल चले, उसे कहा कि दरवाजे की ओर लपका। गोदाम से निकलकर हम गैरेज में आ गए, जहाँ एक बड़ा दरवाजा और दीवार से छोटा झरोखा था। वह बोला कि चील यहाँ नहीं पहुँच सकती। ऐसा कहकर वह इधर उधर देखने लगा। अब तक घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए थे। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। वह देर तक यूं ही झांकता रहा। फिर उसे एक टोकरी में पानी मंगवाकर उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और नन्हे नन्हे बच्चे चोंच उठाए हाँफ रहे थे। उन्होंने बच्चों को न स्वयं छुआ, मुझे भी छूने से मना कर दिया। मैंने पूछा कि इनके माँ बाप यहाँ कैसे आएंगे तो वह बोला कि वह इस झरोखे से आ जाएंगे और इन्हें अपने आप ढूंढ लेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह सोचता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और न ही जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर लाया था। हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके कर्तव्य देखते रहे। जीवन परिचय। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में MA किया और 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य के प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। झरोखे, तमस, भाग्य रेखा, हनूरा, माधवी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। थैंक यू।